14 अक्टूबर 2019 को इटावा पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनिल मणि त्रिपाठी के पास शाम करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति बदहवास हालत में पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके साथ कुछ गलत घटना घटित हो गई है। थाना प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने उन्हें अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। मैं शहर के कटरा बल सिंह मोहल्ले में रहता हूँ। किसी ने मेरी बहू दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी है। दिन दहाड़े हत्या की बात सुनकर अनिल त्रिपाठी चौंक गए। उन्होंने तुरंत महिला की हत्या की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी और कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर कटरा बल सिंह मोहल्ले में स्थित प्रमोद कुमार मिश्रा के मकान पर पहुंच गए। मकान के बाहर काफी भीड़ जुटी थी। प्रमोद कुमार मिश्रा पुलिस वालों को लेकर तीसरी मंजिल पर स्थित अपनी बहू दिव्या के कमरे में लेकर पहुंचे, जहां उनकी बहू दिव्या की लाश पड़ी हुई थी। दिव्या के सिर में चोट का गहरा निशान था। दिव्या के शरीर के पास ही एक फूलदान टूटा हुआ पड़ा था और लग रहा था कि इसी फूलदान से वार करके दिव्या की हत्या की गई है। कमरे का सामान भी सब अस्त व्यस्त पड़ा था। दिव्या ने हत्यारे के साथ काफी संघर्ष किया था। अनिल त्रिपाठी अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि तभी सूचना पाकर एसपी डॉक्टर श्याम सिंह तथा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण करते समय पुलिस अधिकारियों ने दिव्या के शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस की, तो उसके जीवित होने की संभावना के मद्देनजर उसे तुरंत जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। प्रमोद कुमार मिश्रा का कटरा बल सिंह में 3 मंजिला मकान है। इसमें तीसरी मंजिल में उनकी बहू दिव्या की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली थी। उसके चेहरे और सर पर चोट के निशान हैं। इधर घटनास्थल की जांच करके फिंगरप्रिंट ले लिए गए और खोजी कुत्ता भी घटनास्थल के कुछ आगे तक गया और फिर वापस आ गया। यानी खोजी कुत्ता भी मददगार साबित नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों के पूछताछ में पता चला कि दिव्या मिश्रा टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी है। उसके पिता ने उसे फोन करके उसको दिव्या की मौत की सूचना दी थी और दिव्या के मायके वालों को भी उसकी मौत की सूचना दे दी थी। मायके वाले जिला अस्पताल पहुंच गए। सब के सब दिव्या की मौत पर आंसू बहा रहे थे। हॉस्पिटल में सत्येंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में दिव्या के शव का पंचनामा भरने के बाद उसे रात 10 बजे के समय 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने दिव्या के शव का पोस्टमार्टम किया, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद भी लाश परिजनों को नहीं सौंपा था, क्योंकि पुलिस अभी कुछ और जांच करना चाहती थी। जांच प्रभावित न हो, इसलिए दिव्या की लाश का दोबारा जांच कराने के बाद ही शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा फिर से सिविल कोतवाली पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीओ चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर दी।
सीओ चंद्रपाल सिंह ने सबसे पहले घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्र से पूछताछ की। प्रमोद कुमार मिश्र ने उन्हें बताया कि वह करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में टीचर थे। वहां से 1 साल पहले ही वह रिटायर हो गए थे। घर में उनकी पत्नी के अलावा बहू दिव्या मिश्रा तथा उनकी माता जी रहती हैं। उनकी पत्नी कुछ दिन पहले अपने बड़े बेटे के पास नासिक चली गई थी। प्रमोद कुमार स्कूल से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे थे। वह सुबह 11 बजे नाश्ता करके निकल जाते थे और फिर दोपहर 2 बजे तक घर वापस आते थे और खाना खाकर फिर निकल जाते थे, तो फिर रात को 8 बजे घर वापस आते थे। उन्होंने बताया कि उनके कमरे का दरवाज़ा अलग तरफ है और इस दरवाजे से ही वह आते जाते थे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे से उनका ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। 14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमोद कुमार 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने के लिए निकले थे, क्योंकि स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी जरूरी काम से बुलाया था। काम होने के बाद वह 2 बजे अपने घर आए। फिर उन्होंने खाना देने के लिए बहू दिव्या को आवाज़ दी, लेकिन दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उसके नंबर पर फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने फ़ोन भी नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि शायद दिव्या सो रही है, इसलिए वह भी बिस्तर पर लेट गए और उनकी नींद लग गई। 3 बजे जब उनकी नींद खुली तो देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ था, तो वह समझ गए थे कि घर में कोई आया है। लेकिन घर में कौन आया था, यही पता लगाने के लिए वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो दिव्या का कमरा खुला हुआ था। प्रमोद कुमार मिश्रा ने दिव्या को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह कमरे के अंदर चले गए, लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। दिव्या नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वहीं पास में फूलदान टूटा हुआ पड़ा था। प्रमोद कुमार घर से बाहर आए और पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तो प्रमोद कुमार ने बताया कि सर, दिव्या किसी अनजान व्यक्ति के लिए गेट नहीं खोलती थी। और उन्होंने कहा कि सर, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। घर का कीमती सामान, गहने तथा नकदी सब सुरक्षित है। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद मिश्रा के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन वे भी इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे। पुलिस दिव्या के मायके वालों से भी पूछताछ की, उसके भाई तथा अन्य परिजनों से भी पूछताछ की, लेकिन वह भी कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन इन सब में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, और वह था दिव्या का पति अजितेश मिश्रा। पुलिस वाले जब भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वह बेहोश होने का नाटक करने लगता था। पुलिस को वैसे भी पहले से ही किसी करीबी का हाथ लग रहा था। जब पुलिस ने अजितेश के साथ थोड़ा सा कठोर रवैया अपनाया तो तब जाकर वह बोला। उसने कहा कि सर, दिव्या से मैं बहुत प्यार करता था। वह भी मुझे बहुत चाहती थी। वह मेरे साथ नोएडा में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के पास नासिक चली गई
तो तब मैं ही दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल के लिए नोएडा से यहाँ भेज दिया था। अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दिव्या की मौत सर में चोट लगने के कारण हुई थी और उसका गला भी घोंटा गया था, क्योंकि पुलिस को दिव्या के पति अजितेश पर शक था। इसलिए पुलिस टीम ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उसकी छानबीन की। अजितेश 4 नंबरों पर ज्यादा बात करता था, जिसमें एक नंबर उसकी पत्नी दिव्या और दूसरा नंबर उसके पापा प्रमोद मिश्रा का था। लेकिन तीसरा और चौथा नंबर पुलिस को संदिग्ध लग रहा था। नंबरों के बारे में पूछने पर अजितेश ने बताया कि यह नंबर FM टीवी में काम करने वाली भावना आर्या तथा उसके दोस्त अखिल कुमार के हैं। लेकिन इन नंबरों में भावना आर्या के फोन पर अजितेश की लगभग हर रोज ही बात होती थी। तब पुलिस की एक टीम FM न्यूज चैनल के ऑफिस में गई। वहां से पुलिस को पता चला कि भावना और अजितेश के बीच गहरा प्रेम संबंध है और अजितेश की पत्नी अजितेश के मित्र अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती है और उसको राखी भी बांधती है। यह पता चलते ही पुलिस ने भावना आर्या और अखिल कुमार को उनके कार्यालय से हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर इटावा आ गए। पुलिस ने सिविल कोतवाली में ही दिव्या के पति अजितेश को भी बुला लिया था और जब पुलिस ने अखिल से अकेले में पूछताछ की तब भी अखिल यही कहता रहा कि दिव्या उसकी मुंहबोली बहन थी और एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे और क्यों करेगा। तब जब पुलिस ने अपनी 3rd डिग्री दिखाई तब अखिल ने बताया कि दिव्या की हत्या का षड्यंत्र उसके पति अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था और उसे दिव्या की हत्या करने के लिए भेजा था। दिव्या की हत्या उसने ही की थी। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भावना ने बताया कि वह अजितेश से प्यार करती थी, वह दोनों शादी करना चाहते थे और दिव्या उसमें बाधक थी। इसलिए उन दोनों ने अखिल को पैसों का लालच देकर दिव्या को मारने के लिए तैयार किया था। उसके बाद SP संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके इस घटना का खुलासा किया कि अजितेश का अपनी पत्नी दिव्या से अनबन रहा करती थी और साथ ही साथ न्यूज चैनल में काम करने वाली महिला मित्र से भी उसका संबंध था और पत्नी से अनबन को लेकर महिला मित्र के साथ मिलकर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा के मर्डर की प्लानिंग उसने की थी, क्योंकि कातिलों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। तो पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120B के तहत अजितेश, भावना और अखिल कुमार को उनका नाम FIR में जोड़ दिया था। दरअसल प्रमोद कुमार मिश्रा के 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। उनके 2 बेटे तो पढ़ लिख कर नासिक में नौकरी करने लगे थे, तो प्रमोद कुमार ने उन दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घरों में कर दी थी, जबकि सबसे छोटा अजितेश ज़्यादा स्मार्ट और पढ़ाई में तेज था। पढ़ाई के बाद वह नोएडा में काम करने लगा। वहाँ वह न्यूज एंकर था। तो प्रमोद मिश्रा ने उसकी शादी इटावा की ही रहने वाली दिव्या से साल 2015 में कर दी थी।
दिव्या एफएम की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या बहुत खूबसूरत और सलीकेदार बहू थी। आते ही उसने घर संभाल लिया था। वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। साथ ही साथ सास ससुर की सेवा में भी उसका बहुत ध्यान रहता था। दिव्या शादी के बाद कुछ महीनों तक तो ससुराल में ही रही। उसके बाद वह अपने पति के साथ नोएडा चली गई और वहीं पर रहने लगी। उसका शादीशुदा जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। अजितेश को जब भी समय मिलता था वह दिव्या के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाया करता था। दिव्या के नोएडा में स्थित घर में अखिल कुमार अजितेश के साथ आया जाया करता था, क्योंकि अखिल कुमार दिव्या के पति अजितेश के साथ ही काम करता था और उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी। अखिल दिव्या को अपनी बहन मानता था। दिव्या ने भी उसे अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। अखिल मूल रूप से अमरनगर फरीदाबाद का रहने वाला था और वह ग्रेटर नोएडा में रहता था। इधर शादी के बाद 3 साल कब बीत गए अजितेश और दिव्या को पता ही नहीं चला। लेकिन इन 3 सालों में दिव्या मां नहीं बन सकी थी। जहां दिव्या की मन में गोद सूनी होने का दर्द था, तो वहीं अजितेश के मन में भी इस चीज का बहुत दुख था कि वह अभी तक बाप नहीं बन सका है। हालांकि ऐसा नहीं था कि दिव्या ने अपना इलाज नहीं कराया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। और इसी बात को लेकर उन दोनों के प्यार में अब दरार पड़ने लगी थी। अब अजितेश भी दिव्या से दूर दूर रहने लगा था और वह अंदर ही अंदर दिव्या से नफरत करने लगा था। फिर उन्हीं दिनों उसकी नज़र भावना पर पड़ी। भावना आर्या भी खूबसूरत थी। भावना भी एफएम टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर उन दोनों के बीच बातें होती रहती थी और इन्हीं बातों के चलते अजितेश भावना से प्यार करने लगा था। वैसे तो वह कई सालों से उसे देखता रहा था, लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जागा जब पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थी। उसके बाद जब अजितेश से रहा नहीं गया तो एक दिन उसने भावना से अपने दिल की बात कह दी। तब भावना ने कहा कि तुम तो शादीशुदा हो। फिर तब अजितेश ने कहा, दिव्या और मेरे बीच अब दूरियां पैदा होने लगी हैं और मैं अब उससे नफरत करने लगा हूं। अजितेश ने कहा कि दिव्या खूबसूरत जरूर है, लेकिन 3 साल बाद भी वह अभी तक मां नहीं बन सकी है। इधर भावना आर्या तो अजितेश से पहले से ही प्यार करती थी और जब उसे अजितेश ने प्रपोज किया तो इसके बाद उन दोनों का प्यार परिमाण चढ़ने लगा। दोनों एक साथ रहने लगे। इतना ही नहीं, जवानी के जोश में एक दिन उन दोनों ने मर्यादा की वह दीवार भी गिरा दी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ रहने का फैसला भी कर लिया। अब अजितेश रोज घर देर से आने लगा। अपनी पत्नी का बनाया हुआ खाना कभी खा लेता था तो कभी बिना खाए ही सो जाता था। इस पर दिव्या की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया है और वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन जब दिव्या का मुंह बोला भाई अखिल उसके घर आया तो दिव्या ने उससे उसके व्यवहार के बारे में बताया और अखिल से इसके बारे में पूछा। पहले तो अखिल ने कुछ नहीं बताया,
लेकिन जब दिव्या ने उसे कसम दिलाई तो अखिल ने उसे सच्चाई बता दी। अखिल ने दिव्या को बताया कि अजितेश आजकल भावना आर्या के प्यार में पागल है। आजकल वह उसी के साथ ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अखिल की यह बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा, क्योंकि कोई भी औरत भूख और गरीबी तो सहन कर सकती है, लेकिन पति का दोगलापन कभी सहन नहीं कर सकती। तो भला दिव्या भी यह सब कैसे सहन कर सकती थी। इसलिए उसने अवैध संबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। अजितेश ने पुलिस को बताया कि इस विरोध के कारण घर में झगड़ा होने लगा। विरोध के बावजूद भी दिव्या पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से भी समझाया और पिता की इज्जत का वास्ता भी दिया। इसके साथ ही दिव्या ने भावना को भी आड़े हाथों लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दिव्या की इन बातों से भावना भी परेशान हो गई। उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत भी की। इसके बाद अक्टूबर के महीने में, क्योंकि दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के पास नासिक चली गई थी, इसलिए ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने उसे घर की देखभाल करने के लिए इटावा बुला लिया। लेकिन वह अजितेश से मोबाइल पर बात करती रहती थी और उससे लगातार संपर्क में बनी रहती थी। बातचीत के दौरान वह पति को भावना से दूर रहने को भी कहती रहती थी। वह भी दिव्या को यकीन दिलाता रहता था कि उसने अब उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन तो वह दोनों ज़्यादा समय एक साथ ही बिताते थे। और जब 7 अक्टूबर 2019 को दोपहर के समय दिव्या ने अपने पति को फोन किया तो फोन भावना ने उठाया, तो दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश दोनों एक साथ एक ही रूम में हैं। दिव्या ने फोन पर ही भावना को खूब जलील कर डाला और उसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसके अंदर गर्मी ज़्यादा है तो कहीं जा कर कोठे पर बैठ जा। इस लड़ाई के बाद दिव्या ने फ़ोन काट दिया था और फिर कुछ मिनट के बाद दिव्या के पास अजितेश का फ़ोन आया। उसने दिव्या को गुस्सा होते हुए कहा कि तुम्हें भावना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर दिव्या की बातों से भावना भी नफरत की आग में अंधी हो गई थी। इसके बाद भावना ने अजितेश से कहा कि देखो, मैं और दिव्या एक साथ तुम्हारे पास नहीं रह सकती, इसलिए तुम 2 दिन के अंदर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मुझे या दिव्या में से एक को तुम्हें चुनना होगा। तुम्हारे पास 2 दिन हैं। अजितेश तो भावना के प्यार में ऐसा पागल हो चुका था कि उसे अपनी पत्नी के बजाय प्रेमिका को ही चुना। उसने अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद अजितेश और भावना ने अपने इस खूनी प्लान में अखिल को भी शामिल कर लिया। अजितेश ने पैसों का लालच देकर अपने दोस्त अखिल को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि दिव्या अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उस पर विश्वास भी करती थी। इसलिए अखिल दिव्या तक आसानी से पहुंच सकता था। अजितेश ने एक मोबाइल खरीदकर अखिल को दिया और साथ ही उसे इस नए मोबाइल से ही बात करने को कहा और हत्या की इस पूरे प्लान को समझाने के बाद 14 अक्टूबर 2019 की सुबह अजितेश ने अखिल को बस से इटावा भेज दिया और लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद दोपहर 12 बजे के समय अखिल कुमार इटावा पहुंच गया।
इस बीच अजितेश अपनी पत्नी दिव्या और पिता प्रमोद से फोन पर बात करता रहा ताकि उन दोनों के बारे में पता चलता रहे कि वह क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं। और फिर लगभग 1 बजे के आसपास अखिल कुमार कटरा बल सिंह में स्थित दिव्या के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो दिव्या ने तीसरी मंजिल से नीचे देखा तो गेट पर उसका मुंह बोला भाई अखिल खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उसने जल्दी से नीचे उतरकर गेट खोला और उसे अपने कमरे में ऊपर लेकर चली गई। उस समय दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पर नहीं थे। वह स्कूल के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। घर में और कोई भी नहीं था। दिव्या ने अखिल के लिए चाय बनाई और अखिल के साथ बैठकर चाय पीने लगी। इसी बीच दिव्या अपनी शादी का एल्बम अखिल को दिखाने लगी, पर अखिल तो वहाँ कुछ और ही सोच कर आया था। तभी अखिल की नज़र कमरे में रखे चीनी मिट्टी के फूलदान पर गई और उसने उसी से दिव्या के सर पर जोर से वार कर दिया। इससे दिव्या का सर फट गया, लेकिन दिव्या को यह समझते देर नहीं लगी कि उसे उसकी हत्या के लिए भेजा गया है। इसलिए वह भी अपना बचाव करने के लिए अखिल से भिड़ गई, लेकिन खून अधिक बहने के कारण दिव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। तब अखिल ने अजितेश को मैसेज किया कि काम हो गया, लेकिन अभी सांसें चल रही हैं। तो उसने जवाब दिया कि काम पूरा करो और उसकी सांसें बंद कर दो। इसके बाद अखिल ने दिव्या का सर फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी और फिर आराम से गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर वह वापस नोएडा चला गया। इधर जब 2 बजे प्रमोद कुमार मिश्रा अपने घर पर पहुंचे और बहू को आवाज़ दी और जब कोई उन्हें जवाब नहीं मिला तो वे आराम करने लगे। लेकिन जब 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ है तो जरूर घर के अंदर कोई आया है। यही पता करने जब वह ऊपर तीसरी मंजिल पर अपने बहू के कमरे में पहुंचे तो वहां बहू दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी। भावना से यह सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन तीनों को 18 अक्टूबर को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना भी नहीं है, बस आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।